गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टीएमसी नॉलेज में। और आज हम बात करेंगे कल जो हमने प्रैक्टिस सेट 2 जो देखा था बीएसएससी के लिए, जो इंटर लेवल की जो बहाली आई हुई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट हमारा दूसरा था। और उसमें हमने कल सामान्य अध्ययन के यानी कि जनरल नॉलेज के 50 प्रश्नों को देखा था। और आज उसके आगे हम देखेंगे 51 से बाकी के प्रश्नों को देखेंगे जो विज्ञान और गणित के होंगे। यानी इसमें हम बता चुके हैं कि जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के प्रश्नों को ही देख पाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग के प्रश्नों को इस पे हल करने में थोड़ी सी कठिनाई है या वीडियो लंबा भी हो जा रहा है और उतना सूटेबल भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा आज का प्रश्न जो होगा वो विज्ञान का होगा। बाकी के जो 50 प्रश्न हैं विज्ञान के वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो आइए, इसमें पहला प्रश्न आज के लिए है 51वां जो प्रश्न है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चलती हैं? तो ये हम सब जानते हैं कि ध्वनि तरंगे जो हैं कि वो निर्वात में नहीं चलती हैं, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि सूची 1 है और सूची 2 को उसको मिलान करना है और इसमें से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो देखिए यहाँ पे एक तरफ जो है कि दिया हुआ है कि कुछ जो है कि हार्मोन्स के नाम हैं और दूसरी तरफ उससे संबंधित क्रियाएं हैं। तो इसमें देखना है कि किसका सही मिलान कहाँ है। तो देखिए इसमें एस्ट्रोजन अगर जो याद है उसी के आधार पे आप उसको कर सकते हैं। तो देखिए जो एस्ट्रोजन होता है वो महिलाओं में पाया जाता है, यानी कि बी का जो मिलान होगा वो 3 से होगा, यानी कि एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं में पाया जाता है। दूसरा देखते हैं, देखिए इंसुलिन है। इंसुलिन हम जानते हैं कि इंसुलिन का संबंध जो है कि वो ग्लूकोज से है, यानी कि इसका ये सी जो है कि 4 से मिलेगा। अब इस आधार पे देखिए एड्रेनालिन जो है, जो ए है, वो उसका संबंध जो है कि वो गुस्सा और डर से संबंधित है, यानी कि गुस्सा और डर का कारण ये हार्मोन होता है। और उसी तरह से एक जो फेरोमोन्स हैं वो हार्मोन जो हैं वो साथी को आकर्षित करना गंध ग्रहण शक्ति के माध्यम से, तो इसका ये दूसरा से मिलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए और इसमें हम देखते हैं कि अब आगे कूट में देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, जिसका ए का पहला से, बी तीसरा से, सी चौथा से और डी जो है कि दूसरा से मिल रहा है, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है। एक कार्बन क्रेडिट जो है कि किसके समतुल्य होता है? तो 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य होता है, यानी कि इसका ऑप्शन सी सही है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज जो है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अब इसमें देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि अन्य जो नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक गलत है? गलत युग्म को चिन्हित करना है। देखिए यहाँ पे मैडम क्यूरी एक तरफ जो है कि एजी बेल और टेलीफोन है, जेल बेड का टेलीविज़न से संबंध है, जेम्स वाट जो है कि स्टीम इंजन, यानी कि एक तरफ देख रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिकों के नाम है और दूसरे तरफ उनके द्वारा आविष्कार किए गए या खोजे गए चीज़ों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखना है कि कौन सा गलत युग्म है, उसको चिन्हित करना है। तो देखिए मैडम क्यूरी जो है, मैडम क्यूरी ने डायनामाइट का खोज नहीं किया था, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। जो एजी बेल यानी कि जो ग्राहम बेल थे उन्होंने टेलीफोन का खोज किया था। जेल बेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया और जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से गलत युग्म जो है वो पहला ही है, यानी कि मैडम क्यूरी का डायनामाइट के संबंध जो है कि वो गलत युग्म है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ से, आनुवंशिकी के जनक कौन है? यानी आनुवंशिकी के जनक जो वैज्ञानिक हैं उनका क्या नाम है? तो देखिए यहाँ पे आनुवंशिकी के जनक जो है कि वो ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा, ग्रेगर मेंडल। ठीक है। रॉबर्ट हुक की अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और ये जो है कि ह्यूगो डी ग्रीस जो हैं उन्होंने जो खोज किया था ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है, तो उन्होंने उत्परिवर्तन सिद्धांत की खोज की थी। चार्ल्स डार्विन जो है कि वो प्राकृतिक चयनवाद के सिद्धांतों को जो है कि उन्होंने खोजा था। तो इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों में मिलान करना है। एक तरफ जो है कि कुछ जांच दिए हैं, कुछ टेस्ट के नाम हैं और दूसरे तरफ जो है कि बीमारियों के नाम हैं। आपको बताना है कि किस बीमारी में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें, एलिजा टेस्ट जो है वो एड्स से संबंधित होता है। विडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए होता है, यानी कि इसका ऑप्शन वो 3 से मिलेगा। दूसरा जो डिक टेस्ट होता है, डिक टेस्ट जो है कि स्कारलेट फीवर से होता है, यानी कि इसका 5वां ऑप्शन है। और टर्निकेट जो टेस्ट होता है
वो होता है डेंगू बुखार के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन 2 से मिलेगा ये। और RF फैक्टर जो होता है, अब ये गठिया जो बच रहा है वो इसका D का पहला से मिलान होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं, तो देख लीजिए इसमें पहला का जो है वो पहला तीसरा से मिला हुआ है, यानी कि देखिए पहला तीसरा से मिल रहा है, जो दूसरा है वो पाँचवा से, यानी कि B का पाँचवा से भी मेल हो रहा है। और टॉर्निकेट जो है C का जो है कि दूसरा से मेल हो रहा है। और इस तरीके से हम आगे भी देख सकते हैं कि जो D है वो D का मिलान 1 से हो रहा है, तो इसमें भी दिया हुआ है। और E जो है कि चौथा से मिल रहा है, यानी कि इस तरीके से हमारा पहला ऑप्शन इसमें सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग होता है। तो सोलर सेल में जो है कि सिलिकॉन का उपयोग होता है, ये सब जानते हैं। इसका ऑप्शन इसमें ए सही होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक बल्ब के में फिलामेंट जो बना होता है, जो बल्ब का तंतु होता है उसका, वो किससे बना होता है। तो ये टंगस्टन से। और ये बहुत चर्चित प्रश्न है और आए दिन एग्जामिनेशन में पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे का शुद्ध रूप क्या है। लोहे का शुद्ध रूप जो होता है वो, उसका पीटवा जो लोहा होता है वो लोहे का शुद्ध रूप होता है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.12 से 0.25 के बीच होती है, बहुत कम होता है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है कि साबुन किसका सोडियम सॉल्ट है। तो साबुन जो है वो सोडियम सॉल्ट जो होता है वो, इसमें देखिए एस्टेरिक अम्ल का सोडियम सॉल्ट होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और अगला प्रश्न है कि निम्न प्रदूषकों में कौन जैव विघटित है। तो बहित मल जो होता है प्रदूषक के रूप में एक जो है कि वो जैव विघटित मल है। और इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं कि गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है। गन पाउडर जो बनता है वो चारकोल, सल्फ़र और पोटेशियम नाइट्रेट से बनता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं इसमें चारकोल, सल्फ़र और पोटेशियम नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में आर्सेनिक औषधि का किसके उपचार के लिए मुख्यतः उपयोग किया गया है। तो ये इसमें कैंसर इसका सही जवाब होगा, यानी कि आर्सेनिक औषधि का जो उपयोग है वो कैंसर के उपयोग के लिए किया गया है। मिनीमाता व्याधि का मुख्य कारण क्या है। जो मिनीमाता रोग होता है वो पारद की विषाक्तता का कारण होता है, और इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। देखिए अगला जो प्रश्न है इसमें, जैसे शीशा के चलते, शीशा के विषाक्तन से, तो इसमें जो है कि एलाम्बोलियम जो बीमारी होती है उसके चलते होता है। और आगे देख सकते हैं कि कार की बैटरी में इसका इस्तेमाल होता है। कार की बैटरी में किसका इस्तेमाल होता है। देखिए कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ए सही है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि गाय की गर्भावधि क्या होती है। गाय के गर्भ धारण करने की अवधि क्या होती है। इसमें देखिए इसका राइट आंसर है 274 से 280 दिन का होता है, यानी कि गाय का जो गर्भ धारण की जो समय होता है गर्भ धारण करने का, तो वो गर्भकाल जो होता है उसका 274 से 280 दिन का होता है। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अब। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होता है। तो अम्ल वर्षा जो होता है वो जो है कि नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड के जैसे जो प्रदूषण होते हैं प्रदूषक, उनके द्वारा जो है कि अम्ल वर्षा होती है, माने कि उसके कारण यही होते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर है एजोला। एजोला जो है कि जैविक खाद के रूप में प्रयोग होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके जो मुख्य घटक कौन हैं। तो पीतल जो है कि तांबा और जास्ता का मिश्र धातु होता है, इसका ऑप्शन ए सही है। क्लोरोफिल और अगला प्रश्न है इसमें कि कौन सी गैस है जो इनर्ट गैस नहीं है। इनर्ट गैस का मतलब जो अक्रिय गैस नहीं है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हीलियम भी अक्रिय होता है, नियॉन भी अक्रिय गैस है, और जेनॉन भी जो है कि वो अक्रिय गैस होता है। फ्रियॉन अक्रिय गैस नहीं है, इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट है कि क्लोरोफिल एवं हीमोग्लोबिन में प्रयुक्त क्रमशः युक्त हैं। क्लोरोफिल और हीमोग्लोबिन में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए इसमें क्लोरोफिल में हम जानते हैं कि मैग्नीशियम होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा होती है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें सी सही है। और नेक्स्ट है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो एक देखिए पर रहित कीड़ा है और दूसरी तरफ जो है कि उसमें ये विशेषताएं हैं और एक तरफ जानवरों के नाम हैं।
तो इसमें देखना है कि पर रहित कीड़ा कौन है, उसके बाद से उड़ान रहित पक्षी कौन है, और अंग रहित रेंगने वाला सांप जीव कौन है, और अंग रहित जीव कौन है। तो देखिए यहाँ से कि पर रहित कीड़ा जो है कि वो सिल्वर फिश होता है। सिल्वर फिश में जो है कि वो एक तरीके से वो पर रहित कीड़ा है, यानी कि इसके पैर नहीं हैं। उड़ान रहित पक्षी कौन है, जो उड़ नहीं सकता है, तो ये जो है कि दूसरा जो होता है वो देखिए कीवी होता है, यानी कि उड़ान रहित पक्षी है। और अंग रहित रेंगने वाला जो जीव है वो सांप है, और अंग रहित जीव जो है वो मछली है। यानी किस तरीके से इसमें अगर सही कूट देखा जाए तो ऑप्शन इसमें देखिए यहाँ से देख सकते हैं कौन सही है। तो देखिए इसमें बी से सब मिल रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है कि दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। दुधारू जो पशु होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। इसमें मिल्क फीवर हो जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय इकाई पद्धति के अनुसार रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है। तो रेडियो एक्टिविटी की जो इकाई है वो बैकेरल है। और अगला प्रश्न है कि जब किसी दर्पण से कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तब परिवर्तन होता है उसके आवृत्ति में, या उसके आयाम में, या उसके तरंगदैर्घ्य में, या उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो दर्पण देखिएगा, दर्पण से जब कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होती है तो उसके आयाम में परिवर्तन होता है, यानी कि इसका सही जवाब उसमें हो जाएगा, इसमें ऑप्शन बी है। और अगला प्रश्न है कि किसी ठोस पदार्थ के द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो उसको जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन है, और इसका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है महर्षि कर्नाड, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिट्स, या फिर लोथिसिपस। तो इसका सही जवाब इसमें है कि 1808 में जो है कि वो जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और उन्होंने कहा था कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, यानी कि उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और अगला प्रश्न है कि पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति जो सेल वाल होता है वो निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है। पादपों की जो कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती हैं। तो इसका सही जवाब इसमें है कि कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें बी है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक है। प्रोट्रियम, रेडियम, ड्यूट्रियम या ट्राइट्रियम। तो इसमें देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों जो हैं कि वो हाइड्रोजन के समस्थानिक है। रेडियम जो है कि उसका समस्थानिक नहीं है। इस तरीके से इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। और इस प्रकार देखिए यहाँ पे चूँकि ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिया है ना कि 1, 3 और 4 ये तीनों ही क्या हैं कि समस्थानिक है हाइड्रोजन के, यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है कि 1, 3 और 4 ये तीनों ही जो है कि समस्थानिक है। रेडियम समस्थानिक नहीं होता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम जो है कि राइबोसोम के द्वारा होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ये सही है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है। जैव विकास की अवधारणा को किसने दिया था। तो जैव विकास की जो अवधारणा है वो 1859 में चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। इस तरीके से ऑप्शन इसका बी सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि अमीबा और प्रोटोजोआ निम्नलिखित में से किस जगत के अंतर्गत आते हैं। अमीबा और प्रोटोजोआ जो हैं कि किस जगत के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जानते हैं कि प्राणियों को उनके प्रकृति के आधार पे कई वर्गों में बांटा गया है। तो ये देखिए अमीबा और प्रोटोजोआ को जो है, अमीबा और प्रोटोजोआ को किस में रखा गया है। तो देखिए इसमें वो प्रोटिस्टा वर्ग में उनको रखा गया है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न इसमें है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपायी नहीं है। सील या व्हेल मछली है, मगरमच्छ है या फिर डॉल्फिन है। तो इसमें स्तनपायी कौन नहीं है। तो देखिए इसमें सील, व्हेल तथा डॉल्फिन स्तनपायी वर्ग के हैं, यानी कि ये तीनों जो हैं कि स्तनपायी हैं।
मगरमच्छ जो होता है वो अस्थाई नहीं है, बल्कि वो सरीसृप वर्ग में आता है, ठीक है, यानी कि रेप्टाइल में आता है वो। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? मेढक, सैलमंडर और टोड या फिर समुद्री घोड़ा जिसको हिपोकैम्पस कहते हैं। तो इसमें कौन जो है कि नहीं है? तो इसमें देखिए समुद्री घोड़ा जो है वो उभयचर नहीं है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एक समान त्वरित गति, एक समान वेग, एक समान चाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि वस्तु जो है कि एक सरल रेखा में चलती हैं और इसका वेग समान है और समय अंतराल समान रूप से घटता या बढ़ता है, तो वस्तु कि क्या होगा कि जो त्वरण होता है वो एक समान जो उसका त्वरण माना जाता है। तो स्वतंत्र रूप से अगर वस्तु गिरती है तो उसमें वो त्वरित गति का उदाहरण होता है, यानी कि इसका राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा। और प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो प्रकाश विद्युत जो है कि प्रभाव का खोज किया था जो है कि हेनरिक रुडोल्फ ने किया था, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है? मेलामाइन की होती है, बेकेलाइट, पॉलिएस्टर या फिर टेफ्लॉन। देखिए ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब इसमें हो जाएगा कि वो मेलामाइन की बनी होती हैं। और मेलामाइन क्या है कि आग प्रतिरोधक होता है और यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता जो है उसमें अधिक होती हैं, इसलिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु, देख लीजिए, सोने के पुराने आभूषणों में चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या होगा? अधिक हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो देख लीजिए, सोने को जब हम पॉलिश के जब उस पर लगाते हैं सोने के आभूषण पे, तो उसमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है और उसके कारण क्या होता है कि सोने के आभूषण की जो ऊपरी परत होती है वो हट जाती है और उससे नया जो परत आता है वो चमकने लगता है। तो जाहिर सी बात है कि जब उसका ऊपरी परत हटेगा तो उसके वजन में कुछ कमी आएगी, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी सही है। और नेक्स्ट है कि विश्व का पहला तेल कुआँ कहाँ निम्नलिखित में से कहाँ परिवर्धित या ड्रिल किया गया था, कहाँ खोदा गया था? तो पहला जो तेल का कुआँ है, देखिए विश्व में पूछ रहा है, तो वो जो है कि पेंसिल्वेनिया यानी कि अमेरिका में 1859 में उसको ड्रिल किया गया था। ऑप्शन इसमें ए सही है। और इसके 8 वर्ष के बाद यानी कि 1867 में जो है कि असम के डिगबोई नामक स्थान पर ये तेल का पता चला था, वो जो है कि भारत में हुआ था। अगर भारत पूछता तो इसका राइट आंसर असम होता, असम के डिगबोई में। और नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं अब यहाँ से कि लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों के घटते क्रम को व्यवस्थित करना है कि किसमें जो है कि बलों का बल जो है कि जो घर्षण बल है वो घटते क्रम में होते हैं। तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी है, स्थैतिक, फिर उसके से कम उसमें जो है कि सर्पी में होता है और उसके बाद से लोटनिक होता है, सॉरी। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई हैं, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा कि पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह में जो गड़बड़ी होता है या जो भूस्पंद होता है, तो उसको जो है कि भूप्रपटी यानी कि क्रस्ट कहा जाता है, यानी कि इसको क्रस्ट कह सकते हैं हम। तो ये होता है इसमें, ऑप्शन इसका ये सही है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये जो है कि जो कर्निया होता है, कर्निया का रंग ही किसी की आंखों का रंग होता है, यानी कि इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें परितारिका, सॉरी एक मिनट, देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, क्योंकि हमने सवाल पढ़ने में थोड़ी सी हड़बड़ी कर दी, पर देखिए जो आयरिश जो होता है जिसको परितारिका कहते हैं, तो ये देखिए आयरिश का जो रंग होता है वो किसी के नेत्रों का जो विशिष्ट रंग होता है, यानी कि आयरिश यानी कि उसको परितारिका भी कहते हैं। तो आयरिश का जो रंग होता है वो किसी के नेत्र का विशिष्ट रंग होता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो ब्रेल सिस्टम जो है वो प्रकाश का अपवर्तन के नियम से हैं, दूर तथा निकट दृष्टि दोष से संबंधित व्यक्तियों से हैं, या फिर चक्षुष विकृति युक्त यानी कि जो विजुअली जो चाइल्ड व्यक्ति होते हैं उनके लिए हैं, यह उपयुक्त में से कोई नहीं।
इसका इसमें ऑप्शन सही जवाब है इसमें कि इसमें सी सही हो जाएगा, यानी कि ब्रेल लिपि, यानी कि जो ब्रेल सिस्टम है। हम जानते हैं कि ब्रेल लिपि जो है कि जो विजुअली चैलेंज्ड पर्सन होते हैं, यानी कि जो जिनकी आंखों में विकृति होती हैं या जो अंधे होते हैं, जो देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है कि वो ब्रेल सिस्टम लाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसका देखिए, इसमें ऑप्शन आपके सामने है और इसका सही जवाब है कि ये जो है कि स्टेथोस्कोप को वो यूज करते हैं, यानी कि मनुष्य का जो हृदय है वो 4 कक्षों में बटा होता है और इसके प्रत्येक कक्ष की जो भित्तियाँ होती है वो पेशियों की बनी होती हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब इसमें है कि स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं जो है कि हृदय स्पंद को मापने के लिए। और नेक्स्ट प्रश्न है कि इसमें देखिए और भी कुछ ऑप्शन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए इससे EEG जो होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, EEG दिया है नीचे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो होता है वो मस्तिष्क में होने वाली विद्युत क्रियाओं को जानने के लिए किया जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि जैसे श्वेत रक्त कणिकाएँ यानी कि जो WBC है अथवा कणिकाएँ निम्नलिखित में से क्या कार्य करती हैं? तो ये रोगाणुओं का नाश करने का इनका काम होता है, यानी कि शरीर में जो रोगाणु होते हैं, ये जो रोग के कारण होते हैं, उसको नष्ट करने का काम करती हैं वो WBC। और अगला प्रश्न है कि अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? तो ये जो है कि 21 से 16% के बीच में होता है। और किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो वो जो है कि 70 से 80 बार इसका राइट आंसर होगा, यानी कि 70 से 80 बार, यानी कि जनरली 72 बार हम लोग मानते हैं, 70 से 80 बार वो जो है कि हृदय धड़कता है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है? तो वाहन द्वारा जो दूरी तय की जाती है उसको मापने के लिए हम लोग ओडोमीटर का यूज करते हैं, जिसको पथमापी भी कहते हैं। इसका ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। दूसरा इसमें देखते हैं कि जो स्पीडोमीटर होता है वो वाहनों की चाल को मापता है कि जब गाड़ी चल रही होती है तो उस समय उसकी स्पीड कितनी है। और जो एक्सीलरोमीटर जो होता है वो उसके चाल में जो वृद्धि होती है उसको मापता है। और अल्टीमीटर जो होता है वो विमानों की ऊंचाई को मापने के काम में आता है। और इसका देखिए अगला प्रश्न है कि कौन से जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। अब इसमें देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सभी जो है कि क्या है कि प्राकृतिक गैस हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तापमान का जो एसआई मात्रक होता है वो केल्विन है, यानी कि इसका ऑप्शन इसमें बी हो जाएगा। तापमान को एसआई मात्रक माना जाता है, केल्विन को जो है कि तापमान का एसआई मात्रक माना जाता है। और बाकी जो फ़ारेनहाइट हैं और ये सेल्सियस जो है कि वो तापमान के मात्रक हैं, एसआई मात्रक में केल्विन को लिया जाता है। इस तरीके से ये बाकी के जो 50 प्रश्न थे वो जनरल साइंस के हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये पिछली परीक्षाओं में पूछे भी गए हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट के दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम उसका प्रैक्टिस करें और अपने ज्ञान को जांचें कि हमारी तैयारी अभी कितनी है और कितने प्रश्नों को हम सही कर पा रहे हैं।